तरीका क्या हो सकता है स्क्रीनिंग का? तो पीएसएम में आपने पढ़ रखा है स्क्रीनिंग ऐसे होते हैं, वो मेथड अप्लाई किए जाते हैं जो सस्ते हो, आसान हो। तो साइटोलॉजी कैसे हम चेक करते हैं इसको देखें। इसके भी दो तरीके हैं। चलिए तो आप देखते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो स्टार्ट की जाती है वो 21 ईयर से 65 ईयर्स की एज ग्रुप की लेडीज की कराई जाती है। लिक्विड बेस्ड जो साइटोलॉजी होती है इसमें एक स्पेशलाइज्ड ब्रूम हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें फिक्सेटिव के तौर पर मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मेथड में आपने क्या किया, साइटोलॉजी को जांच करने की कोशिश, सेलुलर मॉर्फोलॉजी, सेल कैसे है उसकी चेकिंग करने की कोशिश किया। नॉर्मल सेल्स होंगे तो उनकी नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सामान्य मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। साइटोलॉजी मतलब क्या, पैपस्मियर की बेसिस पर जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके आधार पर कही जाती है। आपने टेस्ट कराने पर पॉजिटिव रिजल्ट पा लिया, यानी खतरा तो कम है लेकिन एचपीवी का इन्फेक्शन है। नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग ऑफ सीए सर्विक्स को लेकर के। हम यह समझने की कोशिश करेंगे इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये बात हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। किस एज ग्रुप को हम सेलेक्ट करेंगे इसके बारे में भी बात मैंने किया है कि आफ्टर 21 ईयर हमें इसकी स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता होती है। कितने ड्यूरेशन के अंतराल पर आपको इसको करने की जरूरत पड़ती है इस पर भी हम बात करेंगे और किस उम्र तक करनी होती है। तो याद रखिएगा 21 ईयर से शुरू करते हैं और 65 ईयर्स तक हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं। कारण यह है कि अगर हम इसे जल्दी पता कर ले जाते हैं तो आउटकम बेहतर होगा, पेशेंट की कंडीशन को हम बेहतर कर सकते हैं। ये एक ऐसा कैंसर है जो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसके आउटकम बहुत खराब हो सकते हैं। इसलिए समय रहते हम इसे स्क्रीनिंग के द्वारा पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये बात आपको समझ में आ गया। तरीका क्या हो सकता है स्क्रीनिंग का? तो पीएसएम में आपने पढ़ रखा है स्क्रीनिंग ऐसे होते हैं, वो मेथड अप्लाई किए जाते हैं जो सस्ते हो, आसान हो। और जब आपको स्क्रीनिंग पर डाउट होता है तो फिर आप कंफर्मेशन के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो स्क्रीनिंग में जो हमारा तरीका होता है एक होता है साइटोलॉजिकल बेसिस पर। साइटोलॉजी को हम चेक करने की कोशिश करते हैं सेल्स कितने डिस्प्लास्टिक हैं, कितने डिफॉर्म्ड सेल हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि क्या वास्तव में वहां पर एचपीवी का इन्फेक्शन है। क्या एचपीवी का इन्फेक्शन है, इसके लिए हम डीएनए की टेस्टिंग करते हैं, एचपीवी डीएनए की टेस्टिंग करते हैं। अगर इन दोनों के द्वारा हमें पता चलता है कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज तो हम सावधान हो जाते हैं। कैसे सावधान होते हैं और क्या क्या तरीके इसमें अपनाते हैं इसके बारे में हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो साइटोलॉजी कैसे हम चेक करते हैं इसको देखें। इसके भी दो तरीके हैं, एक पैपस्मियर के द्वारा जो सामान्य कन्वेंशनल साइटोलॉजिकल मेथड है, दूसरा होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जिसमें हम इससे अलग लिक्विड बेस्ड मेथड का तरीका अपनाते हैं। पैपस्मियर की फाइंडिंग कैसे होती है, डिस्प्लास्टिक सेल्स कैसे होते हैं, इस पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक तरीका यह होता है कि हमें अगर कहीं जरूरी होता है तो को टेस्टिंग भी हम करा सकते हैं। साइटोलॉजी के जो रिजल्ट्स हैं इसके अलावा एचपीवी डीएनए की भी हम जांच कर सकते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के डीएनए की जांच। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो एचपीवी डीएनए है इसकी जांच तो कराते हैं, ठीक बात है। आपको साइटोलॉजी की जांच करानी है, ये भी ठीक बात है। लेकिन 25 ईयर से पहले ये एचपीवी डीएनए कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। रिकमेंडेशन यही करता है कि क्योंकि खर्चीला जांच है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या कहा, स्क्रीनिंग के टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो उसी सामान्य लोगों पर मास में आप उसे अप्लाई कर सके। तो ये थोड़ा खर्चीला होता है, तो इसलिए हम 25 ईयर से पहले रिकमेंड नहीं करते हैं। तो साइटोलॉजी यानी पैपस्मियर की फाइंडिंग ही हम आमतौर पर देखते हैं। चलिए तो आप देखते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो स्टार्ट की जाती है वो 21 ईयर से 65 ईयर्स की एज ग्रुप की लेडीज की कराई जाती है और इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या नॉन वैक्सीनेटेड लेडीज हो, उनको हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखिएगा, पैपस्मियर की जो फाइंडिंग होती है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोप पर। अगर हमें डिस्प्लास्टिक सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं तो फिर हम फर्दर कोशिश करते हैं कॉल्पोस्कोपी के द्वारा हम वहां से टिश्यू को लेकर के फिर हम उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई सेलुलर एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको पैपस्मियर टेस्ट के लिए फर्दर 3 साल के बाद बुलाना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो सामान्य तौर पर जो हम तरीका अपनाते हैं वो पैपस्मियर ही होता है और सब कुछ अगर ठीक है, डिस्प्लास्टिक सेल्स नहीं है, तो 3 साल बाद फर्दर हम जांच के लिए बुलाते हैं। पैपस्मियर, इसके लिए 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है एस स्पैचुला और दूसरा होता है एंडोसर्वाइकल ब्रश, जो एंडोसर्विक्स के भीतर के हिस्से से सैंपल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फिक्सेटिंग के तौर पर 95% इथाइल अल्कोहल और 5% ईथर का कॉम्बिनेशन होता है
है ये 1:1 का मिक्सचर होता है। ये सवाल एक बार पूछा गया है। तो इसमें पैप स्मीयर के लिए फिक्सेटिव के तौर पर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल 95% कंसंट्रेशन का 5% कंसंट्रेशन का ईथर, और ये 1:1 के कंसंट्रेशन के मिक्सचर होते हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें एस स्पैचुला कैसा दिखता है आप यहां पर देख सकते हैं। एस स्पैचुला इस तरीके के इमेजेस आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है, जो इंडो सर्वाइकल ब्रश है, आप यहां पर इसके इमेज देख सकते हैं। ये इंडो सर्वाइकल ब्रश भीतर से सैंपलिंग लेने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो इसके द्वारा जो कॉलमनर सेल्स है उनको हम देख सकते हैं, वहां के सैंपल्स लेकर के हम स्लाइड पर उसे देख सकते हैं। लिक्विड बेस्ड जो साइटोलॉजी होती है, इसमें एक स्पेशलाइज्ड ब्रूम हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें फिक्सेटिव के तौर पर मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमें पैप स्मीयर की व्यवस्था गांव में नहीं होती है। पीएचसी के लेवल पर अगर चेक करना है तो लो रिसोर्स की सेटिंग में हम डायरेक्टली जो सर्विक्स का हिस्सा है वहीं पर डायरेक्टली हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करके विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन ल्यूगॉल्स आयोडीन डाल करके कर सकते हैं। वो सेल्स जो डिस्प्लास्टिक हो गई होती हैं, जिनमें चेंजेस हो गए होते हैं, वो नॉर्मल सेल से अलग कलर लेते हैं एसिटिक एसिड के साथ कलर दिए जाने पर या ल्यूगॉल्स आयोडीन का इस्तेमाल किए जाने पर। हालांकि कॉल्पोस्कोपी में भी यही तकनीक अपनाई जाती है, सामान्य तौर पर यही होता है, लेकिन पैप स्मीयर के लिए थोड़ा सा आपको और सही तरीके से स्मीयर बना करके चेक करने की जरूरत होती है। अगर आप तुरंत देखना चाहते हो तो ये सही तरीका, आसान तरीका हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग मेथड में आपने क्या किया, साइटोलॉजी की जांच करने की कोशिश, सेलुलर मॉर्फोलॉजी, सेल कैसे है उसकी चेकिंग करने की कोशिश किया। इसमें आप पैप स्मीयर बनाते हैं, आयस स्पैचुला और साइटोब्रश का इस्तेमाल करके। आयस स्पैचुला बाहरी हिस्से से और भीतर से देखना हो तो साइटोब्रश बहुत अच्छा होता है। इसमें कैसे आप फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात हो गई। लिक्विड बेस्ड में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एक ब्रूम का इस्तेमाल करते हैं और फिक्सेटिव के तौर पर मिथेनॉल होता है, इसकी बात हम लोगों ने पढ़ लिया। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जब आप करते हैं तो कौन सी स्ट्रेन है ये भी आपको पता चल जाता है। लो रिस्क वाला अगर है तो वो पता चल जाएगा, हाई रिस्क वाला है तो वो पता चल जाएगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे एचपीवी डीएनए टेस्टिंग काफी हद तक आपको अनुमान लगाने में मदद करता है कि अगर इन्फेक्शन है तो आगे चलकर कितना रिस्क हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। पैप स्मीयर के जो फाइंडिंग्स होते हैं, जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो कैसे होते हैं। नॉर्मल सेल्स होंगे तो उनकी नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सामान्य मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें यहां पर एटिपिकल सेल्स हैं, एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस के हैं, मतलब ये थोड़ा खतरा तो है। एटिपिकल सेल्स हैं, देखिए एटिपिकल सेल्स हैं। अगर आप इन सामान्य सेल से अगर आप इसे कंपैरिजन करें तो ये सेल्स उस तरीके से आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे, इसलिए कहा जाता है एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स। और इनका अभी सिग्निफिकेंस बहुत स्पष्ट नहीं है, चूंकि पूरी तरीके से डिस्प्लास्टिक इनमें चेंजेस भी नहीं हुए। फिर यहीं पर आप देखेंगे लो ग्रेड, अगला क्या होता है लो ग्रेड। काफी हद तक मॉर्फोलॉजी बदल चुकी है। आप देखिए लो ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन की बात आप देखते हैं। लो ग्रेड में इस तरीके के चेंजेस होंगे, डिस्प्लास्टिक चेंजेस पहले से ज्यादा है। एक होता है हाई ग्रेड में, ये SIL के मामले देखिए कितना बिखरा हुआ सेल का यहां पर आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस को आप देखें तो न्यूक्लियस देखिए कितने असामान्य से यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर पैप स्मीयर की फाइंडिंग नॉर्मल से किस तरीके से हाई ग्रेड एबनॉर्मलिटी या डिस्प्लास्टिक चेंजेस की ओर मिल रही है, इसके बारे में आप कह सकते हैं। कैंसरस सेल्स अगर होगा तो उसमें तो और भी ज्यादा आपको डिस्प्लास्टिक चेंजेस नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो पैप स्मीयर की फाइंडिंग होती है बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया, अनुमान लगा लिया आपने, और इसके बाद फर्दर आप बायोप्सी करने की कोशिश करेंगे तो कॉल्पोस्कोपी की मदद लेकर के फर्दर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो पैप स्मीयर की फाइंडिंग जो बेथेस्डा क्लासिफिकेशन के आधार पर बताई जाती है वो साइटोलॉजी की बेसिस पर, साइटोलॉजी मतलब क्या, पैप स्मीयर की बेसिस पर जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसके आधार पर कही जाती है। और उसमें एक्टोसर्विक्स वाले रीजन में, एक्टोसर्विक्स मतलब बाहरी रीजन में जहां सबसे ज्यादा कैंसर जो स्क्वैमस सेल्स में, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंजेस की वजह से होते हैं, वो हो सकता है सेल्स एटिपिकल मॉर्फोलॉजी के हों, एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स हों, मे बी पॉसिबल वो स्क्वैमस सेल्स में इंट्राएपिथेलियल लीजन के मामले हो जिसको हम SIL कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। एटिपिकल सेल्स जो होते हैं उनमें अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले सेल्स हो सकते हैं एटिपिकल सेल्स, या फिर हो सकता है कि इनके जो प्रेजेंस है वो काफी हद तक आपको आइडिया दे रहे हैं। हालांकि देखने के बाद, पैप स्मीयर को देखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ हाई ग्रेड का ये मामला हो सकता है एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स। एटिपिकल सेल्स है, हाई ग्रेड वाले
वाले चेंजेस दर्शा रहे हैं। दूसरा ये है कि इससे ज्यादा अगर परिवर्तन मिलेगा तो स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन वाले मामले होंगे और इसमें आपको LSIL का मामला मिल सकता है। स्पष्ट तौर पे नजर आ जाएगा कि यहां पर लो ग्रेड का स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन हुआ है, जिसे अगर आप बायोप्सी पर कोरिलेट करेंगे तो काफी हद तक ये देखा गया बायोप्सी पर ये CIN1 के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे HSIL का मामला हो सकता है। हाई ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन का मामला अगर है तो मे बी पॉसिबल इतना जबरदस्त डिस्प्लास्टिक चेंजेस अगर आप इसे बायोप्सी पर देखेंगे तो संभव है कि वो CIN2 का मामला हो, CIN3 का मामला हो या कार्सिनोमा इन सिटू का भी मामला हो। सवाल इस पर बेस्ड पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए LSIL जो बेथेस्डा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में होता है वो बायोप्सी पर आमतौर पर CIN1 के साथ आपको देखने को मिल जाता है। HSIL की संभावनाएं जो होती हैं वो इसके साथ या कार्सिनोमा इन सिटू को भी इंक्लूड कर सकते। ठीक बात। चलिए, अगर आप एंडोसर्विक्स से देखते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसको अगर आप देखें तो वो कैसे नजर आएंगे। एटिपिकल सेल्स हो सकते हैं, एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स जो फेवर कर रहे हो नियोप्लेजिया को, इस तरीके का आपको आइडिया मिल सकता है। एडेनोकार्सिनोमा इन सिटू हो सकता है अगर आप एंडोसर्विक्स की फर्दर जांच करेंगे, या हो सकता है स्पष्ट तौर पर वो एडेनोकार्सिनोमा। तो इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करना है, कारण यह है कि कॉलमनर सेल्स में कैंसर के चांसेस कम होते हैं। आपको ध्यान रखना है बेथेस्डा क्लासिफिकेशन में ये जो ASC एटिपिकल सेल्स हैं या फिर स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन लो ग्रेड हाई ग्रेड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। CIN1 2 3 ये कैसे आप बायोप्सी पर बताते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, करते क्या है, कैसे इसको हम आगे हम जांचने की कोशिश करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लें। आपको मैंने बताया था कि यहां पर सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो HPV 16 और 18 स्ट्रेन वाला वायरस है। आप करते क्या है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए 21 ईयर्स से शुरू करते हैं, 65 ईयर्स की एज ग्रुप तक की फीमेल को आप यहां पर बुलाते हैं। इसमें होता क्या, तरीका क्या अपनाते हैं, आप पैप टेस्ट कराते हैं। पैप टेस्ट में जो आपके रिजल्ट आते हैं वो एटिपिकल सेल्स अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस के होंगे या हाई ग्रेड वाले होंगे, और दूसरा होता है कि लो ग्रेड का SIL या हाई ग्रेड का SIL हो सकता है। चलिए, इसके अलावा जब आप एक को टेस्टिंग कहा जाता है कि आप पैप टेस्ट के साथ ही साथ आप HPV का DNA भी टेस्ट कराना है। अगर दोनों कराते हैं तो इसे हम कहते हैं को टेस्टिंग। हालांकि अगर 21 ईयर से 25 ईयर का मामला है तो तुरंत हम HPV टेस्ट नहीं कराते, हम सिर्फ और सिर्फ पैप टेस्ट कराते। याद रखेंगे, 25 ईयर के बाद जरूरत पड़ने के हिसाब से हम HPV टेस्ट करा सकते हैं। अगर 21 ईयर से लेकर 24 ईयर तक की कोई यंग गर्ल आपके पास आ रही हैं और उनके पैप स्मीयर की फाइंडिंग आपके सामने आ रहा है, हाई ग्रेड का स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लीजन है या एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स हाई ग्रेड वाले हैं, ये एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स हाई ग्रेड वाले हैं या फिर HSIL वाले अगर सेल्स हैं, तो उसमें आपको फर्दर HPV DNA कराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत कॉल्पोस्कोपी करा करके बायोप्सी कराने की कोशिश करेंगे। सीधे आप पैप स्मीयर के इस रिजल्ट के बाद आप बायोप्सी की ओर बढ़ जाएंगे। अगर अंडरमाइंड अगर सिग्निफिकेंस वाले एटिपिकल सेल्स हैं या लो ग्रेड वाले SIL वाले सेल्स हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा खतरे वाली सिचुएशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आप 1 साल के बाद फिर आ जाइएगा, पैप स्मीयर कराएंगे और उसके बाद 1 साल के बाद और आप आकर के देखेंगे कि उस सेल्स में कोई परिवर्तन तो नहीं था। अगर आप पिछले लेक्चर में देखे हो तो जो गर्ल थी, पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस पर चर्चा किया था, जो उनका पिछला पैप स्मीयर था सामान्य था, बाद में उसमें चेंजेस आए। ऐसे ही क्या है कि यहाँ पर अभी देखिए ये लो ग्रेड वाला मामला है, 1 साल के बाद फिर 2 साल के बाद जब इसमें पैप स्मीयर में देखने की कोशिश करते हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। इस तरीके से हम आगे बढ़े। कल्पना करें 25 साल से ज्यादा उम्र की वो आपके पास यंग गर्ल आ रही हैं, अगर ये है क्या है हाई ग्रेड वाले मामले हैं, एटिपिकल सेल्स हो चाहे जैसा भी हो, तो उसमें हाई ग्रेड वाला मामला हो या फिर आपको लो ग्रेड वाले मामले हैं या फिर अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले मामले हैं, लेकिन उस समय आप 25 साल के बाद आप करा सकते हैं HPV टेस्ट। आपने टेस्ट कराने पर पॉजिटिव रिजल्ट पा लिया है, यानी खतरा तो कम है लेकिन HPV का इन्फेक्शन है। और यहां पर क्या है, यहां पर बिना HPV के टेस्ट के ही आपको पता चल गया है कि खतरा बहुत ज्यादा है, हाई ग्रेड का मामला है, तो यहां तो HPV टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉल्पोस्कोपी पर जा सकते हैं। यहां पर अगर लो ग्रेड का मामला है तो आप HPV टेस्ट करा करके दोनों के रिजल्ट, बस ये तो मेरा लो ग्रेड का है लेकिन HPV टेस्ट पॉजिटिव है, तो ऐसे भी मामलों को आप सीधे कॉल्पोस्कोपी में लेकर के जाएंगे, आप बायोप्सी कराएंगे और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए अगर कॉल्पोस्कोपी के बाद आपको पता चला कि ये CIN2 या 3 का मामला है, यानी आगे चलकर के कैंसर में बदलने का रिस्क बहुत ज्यादा है,
तुरंत आप डायग्नोस्टिकली ही आप एक्सीजन करने की कोशिश कर लीजिए। तुरंत उस तरीके के जो डिफॉर्म सेल्स हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं, उन्हें हटाने को, उस जोन को हटाने की कोशिश करिए। कैसे? लेजर के द्वारा, कोनाइजेशन के द्वारा, या लिप के द्वारा, या लीड्स के द्वारा। ये सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये क्या तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आगे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की जाती है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का तो मतलब यही होता है कि बड़े पॉपुलेशन में आप चेक करिए, एसिम्प्टोमेटिक है तो भी आप करिए। स्क्रीनिंग जब कभी भी हम करते हैं तो इसके मामले में हम सबसे पहले क्या करते हैं? पैप स्मीयर बनाते हैं। पैप स्मीयर आपने बनाया और पैप स्मीयर पर आपने देखने की कोशिश किया डिस्प्लास्टिक चेंजेस तो नहीं है, एबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं है। अगर एबनॉर्मल चेंजेस हैं तो आपको तुरंत कॉल्पोस्कोपी के बारे में सोचना चाहिए। कॉल्पोस्कोपी में क्या होता है? आप डायरेक्ट उसे विजुअलाइज करते हो, सर्विक्स के उस हिस्से को जहां पर डिस्प्लास्टिक सेल्स हो सकते हैं, वहां से आप सैंपल लेकर के उसके हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ना, पैप स्मीयर की रिपोर्टिंग क्या होती है और यहाँ बायोप्सी की रिपोर्टिंग क्या होगी, उसके बारे में आपको यहाँ कॉल्पोस्कोपी से निकाले गए सैंपल से पता चल जाता है। आपको इस दौरान एचपीवी डीएनए टेस्टिंग का भी सपोर्ट लेना चाहिए। 25 ईयर से पहले नहीं कराते, लेकिन 25 ईयर्स के बाद इसे कराया जाता है, जहां जरूरत पड़ेगी हम कराते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना, यहां पर ASC जो एटिपिकल स्क्वेमस सेल्स अंडरमाइंड जो सिग्निफिकेंस वाले थे, या लो ग्रेड वाले जो SIL सेल्स थे, उनमें हम HPV टेस्टिंग भी करा लेते हैं 25 साल के बाद। और यहां पर जब HPV डीएनए की टेस्टिंग मिल जाती है तो काफी हद तक हमें पता चल जाता है कि यहां खतरा है, भविष्य में दिक्कत है। क्या है ऐसे मामलों में स्क्रीनिंग फर्दर और कैसे करते हैं उसके लिए आप देखेंगे। लेकिन आपको पता है, अगर एबनॉर्मल सेल्स जो दिखते हैं एक डॉक्टर को, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे दिखते होंगे? तो कॉल्पोस्कोपी पर जो डॉक्टर को दिखता है ना, वो अल्सरेटेड सेल्स वहां सर्विक्स में मिल सकते, वहां कोई मास मिल सकता है जो ग्रो किए हुए हो, या फिर वो इनलार्ज्ड इंड्यूरेटेड कोई वहां सेलुलर ग्रोथ आपको मिल सकता है। वहां से आप सैंपल निकालते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर उस दौरान डॉक्टर को लगता है तो वो उस पूरे रीजन को ही हटा सकते हैं। इसलिए कहा गया ना, जहां ज्यादा डाउट हो वहां डायग्नोस्टिक एक्सीजनल आप प्रोसीजर भी अपना सकते हैं। पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन के दौरान कॉल्पोस्कोपी से जो डायरेक्टली हम देखने की कोशिश, पैप स्मीयर में तो हमने अंधा होकर के देख लिया, हमने स्पैचुला से या साइटोब्रश से हमने निकाल करके स्मीयर बना करके चेक कर लिया, लेकिन आपको खराब सेल्स मिले हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स मिले हैं, इसलिए आप पर स्पेकुलम इंस्पेक्शन करते हैं, लीजन को आप देखने की कोशिश करते हैं। और अगर वो विजिबल, सीधे तौर पर विजिबल आपको दिख रहा है, अरे इस तरीके से अल्सरेटेड मास है, कोई ग्रोथ है, तो हम उस हिस्से का पंच बायोप्सी कर लें। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा वहां पर विजिबिलिटी नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, तो आप सर्विक्स को क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं। सर्विक्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं, कॉल्पोस्कोपी गाइडेड वहां पर बायोप्सी करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ डाई की या कुछ केमिकल्स की भी मदद ले सकते हैं, जैसे ल्यूगॉल्स आयोडीन की मदद ले सकते हैं, हम एस्टिक एसिड की भी मदद ले सकते हैं। तो कॉल्पोस्कोपी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको इस्तेमाल करते समय एबनॉर्मल सेल्स को थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट दर्शाना है, तो इसके लिए हम विलाई या विली मेथड अपनाते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन अंडर ल्यूगॉल्स आयोडीन, विजुअल इंस्पेक्शन अंडर ल्यूगॉल्स आयोडीन। इसमें होता क्या है? विजुअल इंस्पेक्शन अंडर ल्यूगॉल्स आयोडीन, तो आप देखेंगे यहां पर जो सेल्स हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये येलोइश कलर ले लेते हैं, मस्टर्ड येलो लाइक उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है ल्यूगॉल्स आयोडीन डालने के बाद। इस तरीके के सेल्स देखने को मिल जाते हैं। वही सेल्स अगर आप एस्टिक एसिड डालेंगे ना, क्योंकि बहुत स्पष्ट दिख नहीं रहा था, तो हमने इस तरीके के एस्टिक एसिड या ल्यूगॉल्स आयोडीन डाला। जब ल्यूगॉल्स आयोडीन या एस्टिक एसिड डालते ही वो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो व्हाइट कलर ले लेते हैं, इसलिए व्हाइटिश एरिया आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया ल्यूगॉल्स आयोडीन या एस्टिक एसिड देने का क्या मतलब रहा। आप यहां पर कॉल्पोस्कोपी पर जो देखने के लिए आपने मदद लिया वो ल्यूगॉल्स आयोडीन का लिया। नॉर्मल सेल्स होंगे, ल्यूगॉल्स आयोडीन डालने के बाद वो मैहोगनी ब्राउन कलर के, चूंकि वो ग्लाइकोजन रिच होते हैं, इसलिए एक खास ब्राउनिश सेल्स ही आपको नजर आएंगे ल्यूगॉल्स आयोडीन डालने के बाद। लेकिन अगर वो सेल्स एबनॉर्मल होंगे तो वो येलो कलर के नजर आते हैं, मस्टर्ड येलो कलर के एबनॉर्मल सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये सेल्स बहुत ज्यादा क्रोमेटिन डेंसिटी रखते हैं, इसलिए ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं ये मस्टर्ड येलो कलर के आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। तो कॉल्पोस्कोपी पर
ल्यूगॉल्स आयोडीन के डालने के बाद कैसी प्रेजेंस आपको मिली, एबनॉर्मल सेल्स की, सामान्य सेल्स की, ये चीजें आपने देखा। एबनॉर्मल सेल्स ऐसा दिख रहा होगा, देखिए ना, ये मस्टर्ड येलो सेल का आप यहाँ पर मस्टर्ड कलर के ये येलो सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया कि हाई क्रोमैटिन डेंसिटी की वजह से। इसी तरीके से एक और तरीका हो सकता है कि आप विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड आप इसको देख सकते हैं। कॉल्पोस्कोपी पर आप 3% एसिटिक एसिड डालें, ये VIA का मेथड होता है जिसमें हाई क्रोमैटिन वाले जो सेल्स होते हैं, जो डिस्प्लास्टिक होते हैं, जो प्री कैंसरस सेल्स होते हैं, ये एसिटो व्हाइट एरिया के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, व्हाइटिश सेल्स के रूप में नजर आएंगे। तो इस चीज को मैंने आपके सामने एक और इमेज में रखने की कोशिश किया। ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, देखिए एसिटिक एसिड को डालने के बाद किस तरीके से आपके सामने मिल रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया ना VIA का मेथड कैसा होता है, काफी हद तक आपको समझ में आया है। ये देखिए एक और इमेज में हम इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए फिर यहां पर देखते हैं, पैप स्मीयर हमने किया, रिजल्ट आपको एबनॉर्मल मिला। बायोप्सी करने के लिए आपने कॉल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी में भी आपको एबनॉर्मल सेल्स मिले। अब आपको जरूरत है कि वहां पर अगर इनिशियल मामला है तो आप कोन शेप का वहां से सेल का पूरा मास ही निकाल लीजिए, ताकि फर्दर उसके ग्रोथ होने का कोई रिस्क ना रहे। आप ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिपेंसी होने पर, अभी तक तो क्या था, एबनॉर्मल पैप स्मीयर भी था, एबनॉर्मल बायोप्सी भी था, तो कोनाइजेशन आपने किया। डिस्क्रिपेंसी अगर होती है पैप स्मीयर में, कॉल्पोस्कोपी पे या बायोप्सी पे कोई सर्टेन फाइंडिंग नहीं होती, तो भी कोनाइजेशन करके आप वहां पर फर्दर जांच और अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, कॉल्पोस्कोपी जो करने की जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी, किस मामले में पड़ी। तो इस चीज को देखना होगा कि अगर सर्विक्स नॉर्मल लग रहा है, सर्विक्स सब कुछ ठीक है, लेकिन पेशेंट आपसे उस तरीके के सिम्टम्स के बारे में आइडिया दे रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग मुझे होता है, या फिर यूरिनेट करने पर पेन होता है, तो पेशेंट को CA सर्विक्स वाले अगर साइन एंड सिम्टम्स हैं तो हम सर्विक्स को मैग्नीफाई करने के लिए कॉल्पोस्कोपी करते हैं। अगर हाई ग्रेड वाला एटिपिकल सेल्स है या हाई ग्रेड वाले स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन आपको मिल रहा है, तो जितने भी हाई ग्रेड वाले मामले होंगे, चाहे एज कुछ भी हो, कुछ भी HPV का स्टेटस हो, आपको पता ना HPV के मामले आपके CA सर्विक्स के साथ जुड़े हुए, लेकिन और भी कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, इसलिए HPV का स्टेटस नेगेटिव हो तो भी हाई ग्रेड के जितने भी लीजन हैं उस मामले में हमें कॉल्पोस्कोपिक टेस्ट करने की, कॉल्पोस्कोपी गाइडेड हमें बायोप्सी करने की जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे पैप HPV टेस्ट 25 साल से पहले नहीं करते, लेकिन किसी भी मामले में, चाहे 25 साल से पहले हो चाहे 25 साल के बाद की गर्ल हो, अगर आपको हाई ग्रेड का लीजन मिल रहा है, हाई ग्रेड के लीजन के आइडिया मिल रहे हैं पैप स्मीयर पर, तुरंत आप कॉल्पोस्कोपी करेंगे। चाहे 25 साल से कम का मामला हो या 25 साल से ज्यादा, अगर हाई ग्रेड वाले एटिपिकल सेल्स हैं या स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन वाले सेल्स हैं तो कॉल्पोस्कोपी करिए। और इस दौरान जरूरत पड़ी तो आप डायग्नोस्टिक एक्सिजनल प्रोसीजर भी आप अपना सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक एक्सिजनल प्रोसीजर क्या होता है, इस पर भी अभी हम आपके साथ बात करेंगे। याद रखिएगा, 25 साल से ज्यादा की उम्र है, हाई ग्रेड वाले सेल्स हैं, कॉल्पोस्कोपी आपने किया। कॉल्पोस्कोपी करने पर अगर आपको मिला CIN1, शुरुआती मामले हैं, डिस्प्लास्टिक सेल्स बहुत कम हैं, तो आप फर्दर देखेंगे कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। CIN1 का मामला है तो आपने देखा, जैसे देखिए आपको हाई ग्रेड वाले सेल्स मिले ना, 25 साल से ज्यादा का मामला है, CIN1 वाले सेल्स मींस वो जो बायोप्सी पर फाइंडिंग मिली है CIN1 की मिली है। अब आप 1 साल के बाद और 2 साल के बाद लगातार आप को टेस्टिंग कराएंगे। को टेस्टिंग का मतलब क्या, पैप स्मीयर कराएंगे और HPV टेस्ट कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी की डिफेंस सिस्टम इस तरीके के हाई ग्रेड वाले सेल्स को समाप्त कर देती है। हमारी बॉडी भी तो लड़ रही होती है इस तरीके के कैंसरस ग्रोथ के खिलाफ। कई बार ऐसा होता है कि 1 साल और 2 साल तक जब आप इसको कराते हैं, इस तरीके के कोई भी सेल्स आपको मिलते नहीं है, बॉडी समाप्त कर चुकी होती है, तो ये रूटीन स्क्रीनिंग में फर्दर पेशेंट चला जाएगा। रूटीन स्क्रीनिंग क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। रूटीन स्क्रीनिंग में क्या क्या करते हैं, अगर सब कुछ सामान्य चल रहा तो भी कैसे कैसे डॉक्टर बुलाएंगे, आप पेशेंट को कैसे बुलाएंगे, उसका एक तरीका हो, ठीक है ना। चलिए, तो आप रूटीन स्क्रीनिंग कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि CIN1 का जो मामला था, जो एबनॉर्मल सेल, वो फर्दर वापस नहीं गए, सामान्य नहीं हुए, और जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वो भी बिगड़े हुए आ रहे हैं फर्दर फॉलोअप में, तो आप क्या करेंगे, दोबारा आप कॉल्पोस्कोपी कराएंगे। और अगर इसमें हाई ग्रेड वाले सेल्स दोबारा मिल रहे हैं, हाई ग्रेड वाले सेल्स दोबारा मिल रहे हैं, आपने 1 साल के बाद देखा वो कुछ भी मामला शांत नहीं अगर हुआ, बॉडी के डिफेंस सिस्टम ने ऐसे कंडीशन को रिजॉल्व नहीं किया, तो कॉल्पोस्कोपी एक बार और करा लीजिए। कॉल्पोस्कोपी थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए हमने कहा कि 1 साल के बाद दोबारा बुला करके देख लिया जाए ये पैप स्मीयर और HPV के को टेस्टिंग मतलब दोनों टेस्ट एक साथ करा
करा लिए जाएं, और उस पर भी रिजल्ट पॉजिटिव है तो फिर एक बार कोल्पोस्कोपी कराते हुए हाई ग्रेड के सेल्स हैं तो एक्सिजनल प्रोसीजर आपको लेना होगा, उसने जोन को काट करके हटा दीजिए, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको सेल्स हाई ग्रेड वाले कोल्पोस्कोपी पर जो सेल्स मिल रहे हैं, बायोप्सी की जो फाइंडिंग वो CIN2 या CIN3 की है, CIN2 या CIN3 के अगर ये मामले हैं तो ऐसा मामला फर्दर कैंसर में बदलने का बहुत ज्यादा रिस्क रखता है। अब आप खतरे की स्थिति को समझ लीजिए। ऐसे मामलों हम इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन करते हैं या लेजर एक्सीजन या एब्लेशन करते हैं। तो आप देखिए यहां पर हमने क्या किया, देखिए यहां पर हमने लूप जैसा एक डिवाइस होता है ना, उसके द्वारा ये सर्विक्स के एबनॉर्मल सेल्स को खींच करके उतने रीजन को साफ कर देते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन के मेथड में। लेजर के द्वारा भी इस तरीके के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्रायो सर्जरी भी की जा सकती है, हाई मींस बहुत लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके इस तरीके के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि ये भविष्य में खतरा रखते हैं। उम्मीद करता हूं स्क्रीनिंग के दौरान अगर एबनॉर्मलिटी मिल रही तो कैसे आप उसे हैंडल करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोल्पोस्कोपी हर उस लो ग्रेड के मामले जो 25 साल से ज्यादा उम्र की गर्ल हैं उनमें कोल्पोस्कोपी करना ही। आपको पता है कि HPV और ये जो साइटोलॉजी वाले टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, अभी आपने देखा ना 25 साल की बाद की उम्र में मामला ठीक भी नहीं हुआ और HPV के इन्फेक्शन और साइटोलॉजी भी बिगड़े हुए हैं, तो आप कोल्पोस्कोपी उस दौरान कराते ही हैं। बात समझ में आना। 25 साल से पहले की उम्र के गर्ल में भी आपने देखा था अगर एबनॉर्मल साइटोलॉजी है तो आप कोल्पोस्कोपी की ओर जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आपने क्या देखा, कल्पना करिए कि शुरुआती दौर में CIN नहीं मिला आपको कोल्पोस्कोपी पर, या फिर निचले हिस्से को ही इन्वॉल्व किया रहा, या इस तरीके का लोअर 1/3 पर ही एबनॉर्मल सेल्स मिले। ठीक बात है। आपको डाउट है तो आप 1 साल के बाद बुला करके फॉलोअप कराइए। सामान्य तौर पर अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फॉलोअप के लिए 3 साल पर बुलाए जाते हैं, लेकिन यहां पर CIN1 का मामला है या CIN अगर आप नहीं क्लासिफाई कर पा रहे लेकिन एबनॉर्मल सेल्स हैं या CIN का मामला है तो आपको थोड़ा डाउट है तो आप 1 साल पर ही आप उसे बुला सकते। सब कुछ सामान्य है, एकदम ठीक लग रहा है तो 3-3 साल पर बुलाया जाता है। को टेस्टिंग कराने पर दोनों एक साथ करा करके अगर आपके रिजल्ट बेहतर है तो 5 साल पर भी आप बुला सकते। लेकिन अगर एबनॉर्मल है, CIN1 का मामला है, तो आप 1 साल के बाद बुलाएंगे, जैसा आपने पिछले स्लाइड में देखा था। 12 महीने के बाद, 12 मंथ्स के बाद जब आपने फॉलोअप के लिए बुलाया तो उस दौरान मैंने अभी आपको बताया ना को टेस्टिंग कराते ही हैं। को टेस्टिंग कराते हैं जिसमें हमने दोनों की टेस्ट कराई और अगर इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं तो कोल्पोस्कोपी कराया था ना। कोल्पोस्कोपी कराने पर अगर आपको HSIL मिला था तो क्या करते हैं आप, एक्सिजनल प्रोसीजर करते हैं, याद है ना, अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर को टेस्टिंग पर रिजल्ट्स HPV और पैप स्मीयर के टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो एक बार और करा लीजिए, एक बार और करा करके आप संतुष्ट हो लीजिए और सब कुछ अगर ठीक चल रहा है, इसलिए मैंने कहा 12 मंथ्स और उसके बाद फर्दर आप एक बार और 12 मंथ्स पर आप बुला लीजिए। नेगेटिव अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहा है तो 12 महीने 24 महीने इस तरीके से करते हैं दोनों का ही। अगर रिजल्ट्स आपके नेगेटिव आए हैं तो आप क्या करते हैं, फर्दर रूटीन टेस्ट के लिए बुलाते हैं जिसमें 3 साल के लिए, 3 साल के बाद आप पेशेंट को बुलाएंगे। उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वो भी नेगेटिव है, तो फिर आप रूटीन टेस्टिंग में, चूंकि कोड टेस्टिंग करा रहे हैं तो उस मामले में आप क्या करेंगे, 5 इयर्स के बाद आप बुला सकते। मेरी बात समझ रहे ना। तो अगर आपने एक टेस्ट कराया रूटीन टेस्टिंग में, अगर एक टेस्ट कराया पैप स्मीयर सिर्फ सामान्य मिल रहा है तो आप 3-3 साल पे बुलाएंगे। दोनों टेस्ट अगर सामान्य मतलब HPV नेगेटिव है और ये है तो 5-5 साल के अंतर पर भी आप बुला सकते हैं। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो रूटीन टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, इस चीज को मैं आपको बता दूं। रूटीन टेस्टिंग में गाइडलाइन ये कहता है कि आप 3 नहीं, अगली बार आप को टेस्टिंग अगर आप करा रहे हैं तो 5 इयर्स पर बुला लीजिए अगर वो को टेस्टिंग के द्वारा है, याद रहेगा। तो रूटीन टेस्टिंग में हमने क्या अपनाया दोस्तों, अगर सिंगल टेस्ट रूटीन टेस्ट में करवाते हैं तो 3-3 साल, को टेस्टिंग है तो 5 इयर्स के लिए आप डिफरेंसेस पर बुला सकते। चलिए आप क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, हाई ग्रेड वाले जो भी मामले थे, चाहे उम्र कुछ भी हो, ऐसे मामलों में कोल्पोस्कोपी तो करते ही हैं, ये उम्र हटा देते हैं। सभी एज ग्रुप में अगर आपको हाई ग्रेड का मामला कहीं पर भी मिलता है तो ऐसे मामलों में आप क्या करते हैं, आप कोल्पोस्कोपी कराते हैं और उस दौरान आप लीप या लिड्स के मेथड्स अप्लाई करते हैं। लीप में क्या होता है, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर या लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल जो एक लूप के जैसा एक डिवाइस होता है, उससे हम हटा देते हैं खींच करके सारे सेल्स को। इस तरीके के एक्सीजनल प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। आप देखिए लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन जो मेथड होता है उसमें देखिए एबनॉर्मल सेल्स को किस तरीके से यहां से हटा
कराने की कोशिश की गई है। याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं पैप स्मीयर और एचपीवी डीएनए के जो टेस्टिंग होते हैं, ये काफी हद तक आपको फाइंडिंग बताई देते हैं। फर्दर और इन्वेस्टिगेशन करना तो कॉल्पोस्कोपी पर आप बायोप्सी की फाइंडिंग करते हैं, ये बात मैंने आपको बता रखा है। आपको ध्यान रखना होगा कि सीए सर्विक्स के मामलों में शुरुआत कब से की गई थी? 21 साल से 65 साल की उम्र में, 21 से 65 ईयर्स की एज ग्रुप की गर्ल्स, फीमेल की। सेक्सुअली एक्टिव अगर वुमेन है या आमतौर पर भी स्क्रीनिंग जो स्टार्ट करते हैं वो 21 ईयर से शुरू कर देते हैं। इसमें याद रखिएगा 21 से लेकर 29 ईयर तक हम 3-3 साल पर बुलाते हैं। इसमें हम पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की टेस्टिंग का हम ले सकते हैं। 25 साल तक तो बिल्कुल भी एचपीवी डीएनए की टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप करा सकते हैं। 30 साल से 60 साल की उम्र में अगर आपके रिजल्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो भी आप 3-3 साल पर पैप स्मीयर कराते रहिए। अगर उस पेशेंट ने पैप स्मीयर के अलावा एचपीवी टेस्टिंग भी करा रही है, वो सामान्य आ रहा है, तो 5-5 साल पर आप बुला सकते। बहुत ही सामान्य सी घटना है। ये सही तरीके से पता ना होने की वजह से हम बहुत परेशान होते हैं और इसीलिए मैंने इसको करने की कोशिश की है कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर 25 साल से पहले का मामला है तो आपको कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? बिफोर 25 क्या करना होता है? एचपीवी टेस्ट जो होता है वो नहीं कराना होता है। बात समझ रहे हैं? और एक बार अगर आपने एचपीवी टेस्ट करा लिया तो 3 साल के भीतर फिर दोबारा नहीं करना, याद रखिएगा। आपने देखा कि एबनॉर्मल पैप स्मीयर मिला, 25 साल से ज्यादा उम्र की वो फीमेल हैं, आपको लो ग्रेड का मामला मिला या अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस के सेल्स मिले, तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं? अगर इस तरीके के एबनॉर्मल पैप स्मीयर की जो फाइंडिंग है इसमें रिफ्लेक्स आप एचपीवी टेस्ट करा सकते हैं, रिफ्लेक्स एचपीवी टेस्ट। और अगर आपको एचपीवी टेस्ट नेगेटिव मिल रहा है तो आप 3 साल के बाद आप उन्हें बुलाएंगे। ये अगर टेस्ट नेगेटिव मिल रहा है, एचपीवी टेस्ट नहीं है, एचपीवी टेस्ट में आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी ये एचपीवी का इन्फेक्शन इसको नहीं है, तो आप 3 साल के बाद दोबारा करिए, दोनों टेस्ट करा लें। लेकिन अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव मिला, भले ही लो ग्रेड का है, एचपीवी टेस्ट रिजल्ट को बता रहा है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता रखा ना, कॉल्पोस्कोपी आपको कराना पड़ेगा। आप फर्दर और डिटेल में जाएंगे। एक तरीका और भी होता है, 25 साल से ज्यादा उम्र की लेडीज हैं, वहां पर उस सेटअप में एचपीवी की टेस्ट कराने की व्यवस्था नहीं है। आपका रिजल्ट एबनॉर्मल आ चुका है, तो एक तरीका यह भी है कि 1 साल बाद बुला करके आप पैप स्मीयर दोबारा करा लीजिए। अगर नॉर्मल सब कुछ चल रहा है तो रूटीन स्क्रीनिंग के प्रोसेस में आप उनको बुलाते रहिएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रहा है। को टेस्टिंग का महत्व क्या है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। आपको पता है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो 65 ईयर तक किए जाते हैं। अगर सब कुछ नेगेटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप ऐसे मामलों में जो 65 ईयर से ज्यादा उम्र की लेडीज है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उन लेडीज में भी जहां पर फैमिली कंप्लीट हो गई और आपने कभी पहले हिस्टेरेक्टोमी कर रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। स्टॉप स्क्रीनिंग आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी अंटिल कि वो हिस्टेरेक्टोमी CIN या CIN 2 या 3 के लिए किया गया हो। मेरी बात समझिएगा। सामान्य जो आप करते हैं हिस्टेरेक्टोमी, और उसमें उसके बाद कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है सर्विक्स में इस तरीके के लीजन रहे हैं तो फिर आप फॉलोअप में रखिएगा। हिस्टेरेक्टोमी अगर फाइब्रॉइड या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए रहा हो तो भी आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। फाइब्रॉइड वाले मामलों में नहीं करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी सामान्य तौर पे हुआ तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर CIN 2 या 3 का मामलों में अगर हुआ है तो आप फॉलोअप में रखेंगे। कब तक? 65 ईयर्स तक की एज। ठीक है। आप देखिए होता क्या है कि साइटोलॉजी और HPV दोनों के टेस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्य तौर पर यही होता है। अगर साइटोलॉजी नॉर्मल है या फिर HPV टेस्ट नहीं किए गए, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। साइटोलॉजी नॉर्मल है और HPV चूंकि ये नॉर्मल है अपने आप में, तो HPV टेस्ट नहीं भी हुआ हो तो भी आप रूटीन टेस्ट के लिए पेशेंट को बुला सकते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट को बुला सकते हैं। अगर साइटोलॉजी नॉर्मल है, पेशेंट की HPV टेस्ट के दौरान वायरस का प्रेजेंस नहीं है, तो भी आप रूटीन स्क्रीनिंग के लिए बुला सकते हैं। अगर पेशेंट का साइटोलॉजी नॉर्मल है लेकिन HPV वायरस की प्रेजेंस मिल रही है, वो रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप रिपीट करवाएंगे को टेस्टिंग को। याद रखेंगे, ये पैटर्न होता है। अगर साइटोलॉजी में अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले सेल्स प्रेजेंट हैं, आपने HPV टेस्ट कराया, HPV टेस्ट नहीं कराया है, तो आप HPV टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि यहां पर देखिए कुछ डाउटफुल लग रहा है, तो इसलिए आप HPV टेस्ट करा लीजिए। अगर एज नहीं दिया गया है तो आप यही कहेंगे कि HPV टेस्ट कराना है। अगर एज नहीं दिया गया है तो HPV टेस्ट कराना है। अगर 25 साल से उम्र कम है
तो उस समय तो हम एचपीवी टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या हम आंसर देंगे? ऐसे मामलों में हम कहेंगे कि चूंकि ये अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले सेल्स हैं, तो ऐसे मामलों में 25 साल से कम उम्र का मामला है तो एचपीवी टेस्ट उस समय नहीं कराएंगे, तो हम क्या कराएंगे? साइटोलॉजी रिपीट कराएंगे। अगर साइटोलॉजी रिपीट कराने पर आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है, तो आप कॉल्पोस्कोपी पर फर्दर टेस्ट कराएंगे। क्या रिजल्ट मिलने की गुंजाइश है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। अगर रिजल्ट यहां पर नेगेटिव मिल रहा है, दोबारा साइटोलॉजी कराने पर रिजल्ट नेगेटिव है, तो आप उसको रूटीन स्क्रीनिंग पर ही बुलाएंगे। ठीक बात है। अगर यहां पर अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले सेल्स मिल रहे हैं और पैप स्मीयर नेगेटिव है, सॉरी यहां तो अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले सेल्स मिले, एचपीवी नेगेटिव है। क्या है? एचपीवी अगर आपकी नेगेटिव मिल रहा है तो एक बार फिर से को टेस्टिंग करा लीजिए, दोनों ही टेस्ट दोबारा करा लीजिए, एक बार और कंफर्म हो लीजिए। अगर यहां पर अंडरमाइंड सिग्निफिकेंस वाले सेल्स भी हैं और एचपीवी का पॉजिटिव प्रेजेंस आपको मिल रहा है, तो आप कॉल्पोस्कोपी पर जाएंगे ही जाएंगे। सब कुछ लॉजिकल लग रहा है, घबराना नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फैक्ट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं। चलिए देखते हैं। एचपीवी टेस्ट जब लो ग्रेड का मामला हो, एचपीवी टेस्ट नहीं कराया गया, तो आप करा लेंगे एचपीवी टेस्ट। कॉल्पोस्कोपी करा सकते हैं। कॉल्पोस्कोपी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, चूंकि यहां लो ग्रेड का मामला है ना, तो इसलिए हम एचपीवी टेस्ट भी कराएंगे और यहां कॉल्पोस्कोपी करा करके बायोप्सी के मामले भी वहां और ज्यादा कंफर्म होने के लिए करा लेंगे। ठीक है। अगर एज 25 साल से कम है तो हम क्या करते हैं? उस दौरान हम थोड़ा सा एक बार फिर से एचपीवी टेस्ट तो कराया नहीं सकते, 25 साल से कम उम्र का मामला, तो दोबारा एक बार और साइटोलॉजिकल बेसिस पर ही हम टेस्ट कराते हैं। अगर पॉजिटिव मिला तब हम कॉल्पोस्कोपी के लिए जाएंगे, क्योंकि यहां हमारे पास को टेस्टिंग का गुंजाइश नहीं है, गाइडलाइन नहीं कहता है। अगर यहां पर रिपीट साइटोलॉजी में कोई ऐसे एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती है तो फिर आप रूटीन स्क्रीनिंग के लिए बुला लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये 25 साल से उम्र का क्राइटेरिया क्या आपके लिए बात यहां पर कहता है। ये चूंकि आपके लिए ऑप्शन कम होते 25 साल से कम उम्र में, तो आप यही तरीका अपना सकते हैं, साइटोलॉजी को रिपीट करना होता है। उस दौरान आप एचपीवी डीएनए टेस्टिंग नहीं कराते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए, एचपीवी टेस्ट नेगेटिव है लेकिन लो ग्रेड वाले सेल्स है, तो आप क्या करिए? दोनों ही टेस्ट एक बार फिर से करा लीजिए। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो फिर कॉल्पोस्कोपी कराना है। ठीक है। आप देखिए, लो ग्रेड के सेल्स हैं, एचपीवी टेस्ट नेगेटिव है, तो भी आप एक बार फिर से को टेस्ट करा लीजिए। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो कॉल्पोस्कोपी पर फर्दर बायोप्सी के मामले की ओर आप बढ़ेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आए हैं तो रूटीन स्क्रीनिंग में पेशेंट फॉलोअप के लिए बुलाते रहिए। अगर लो ग्रेड का सेल्स है, एचपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस मामले में तो आपको कॉल्पोस्कोपी कराना ही है, सीधे बायोप्सी की ओर आपको बढ़ जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना है। आपको पता है, चल चुका है। अब यहां पर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हाई ग्रेड वाले सेल्स, चाहे ASC या HSIL वाले मामले हैं, यानी CIN2 या CIN3 का रिस्क जिनमें ज्यादा होता है, उनमें सीधे तौर पर आप कॉल्पोस्कोपी कराने की बात करेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सर्वाइकल कैंसर में स्क्रीनिंग कराया जाता है और क्या क्या पैप स्मीयर से आइडिया जोड़ने की कोशिश की जाती है। पैप स्मीयर से आइडिया लग जाता है कि बायोप्सी पर कैसी फाइंडिंग आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं ना, ये बायोप्सी कराने से पहले ही आपने देख लिया पैप स्मीयर पर और बायोप्सी के दौरान ये मिल गया, तो ये आमतौर पर दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है पैप स्मीयर पे ये फाइंडिंग है तो लगभग ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम कॉल्पोस्कोपी पर बायोप्सी करा करके जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक केस स्टडी लेने की कोशिश करते हैं। 40 ईयर ओल्ड पेशेंट हैं विद ए पैप टेस्ट, और उनका वहां पर पैप टेस्ट कराया गया। पैप टेस्ट में क्या मिला? जो भी रिजल्ट मिला उसके बाद हमने सर्वाइकल बायोप्सी कराया, उसमें CIN3 हमें मिला है। यहां पर हिस्टोलॉजी कराने पर आपको CIN2 एंड सर्वाइकल क्यूरेटाज स्पेसिमेन में मिला है। यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर इस मैनेजमेंट में क्या किया जाना चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा ना, जब कभी भी CIN2 या CIN3 जैसे लीजन अगर आपको मिल रहे हैं कहीं पर भी, तो आप तुरंत एक्सिजनल प्रोसीजर की ओर जा सकते हैं, और ऐसे मामलों में डायग्नोस्टिक एक्सिजनल प्रोसीजर अपनाई जाती है। आपको पता है ना, 40 ईयर की एज ग्रुप में या हाई ग्रेड के जो भी मामले होते हैं, मैंने आपको बताया है, इसमें एज वाइज तो छोड़ ही दीजिए, जहां कहीं भी HSIL का मामला होता है, तो अगर HSIL का मामला है, कॉल्पोस्कोपी पर भी आपको देखने को मिल गया CIN2 या CIN3 का मामला, तो उसमें एक्सिजनल प्रोसीजर अपनाया जाता है। हमने लगातार इस चीज को देखा है। आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिपेंसी जब कभी भी साइटोलॉजी में हो, बायोप्सी में है, कॉल्पोस्कोपी में हो, तो कोनाइजेशन करा करके फिर से एक बार हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने की कोशिश की जाती है, जहां कहीं भी ऐसा कुछ होता है। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि कॉल्पोस्कोपी के लिए रेफर की गई, और उसमें क्या हुआ, आपको पता है कि एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स मिले हैं जो कि नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड हैं पैप स्मीयर के रिजल्ट्स पर। तो उसके इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल्स में आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, इसमें देख लीजिए। इसमें आपको एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेनी होगी, क्योंकि ये सेल्स अंदर की ओर भी ग्रो कर सकते हैं। कॉल्पोस्कोपी करके आपको देखना होगा बाहर तो कुछ और नहीं है,
एंड सर्वाइकल सैंपलिंग लेकर के और ज्यादा एरियाज को आपको कवर करना होगा। तो आप एक इमेज बनाते हुए समझ लें कि इसमें सारी चीजों को आपको इंक्लूड करना होगा। एक केस स्टडी लेते हैं, 38 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि गायनिक ओपीडी में आ रही हैं, साइटोलॉजी की रिपोर्ट HSIL की बात कह रहे हैं। उसके नेक्स्ट लेवल पर आप मैनेजमेंट क्या अपनाएंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, कॉल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी आप कराने की यहां पर सीधे तौर पर आपको आइडिया मिल रहा है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो यही होता है, और जरूरी पड़ा तो आप एक्सीजनल प्रोसीजर वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको पता है कि इस दौरान अगर फैमिली कंप्लीट है तो आगे हम हिस्टेक्टोमी के ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो एबनॉर्मल सेल्स हमें पता चल गए हैं तो मैनेज करने के दौरान क्रायोथेरेपी भी अपना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेवल की जो बात कही जा रही है उसको कंफर्म करना है तो कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करनी है। एज का कोई मतलब नहीं है, सीधे तौर पर हमें हाई ग्रेड के ये स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन मिला है तो हम सीधे कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड यहां पर बायोप्सी करेंगे। नेक्स्ट लेवल पर हम कैंसर सर्विक्स पर बात करेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे पोस्ट कॉइटल अगर ब्लीडिंग हो रही है, जहां पर CIN या कार्सिनोमा इन सीटू से आगे मामला बढ़ चुका है, प्रॉपर कैंसर डेवलप हो चुका है, तो ऐसे मामलों को कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे ये प्रोग्रेस करता है कैंसर, कैसे मेटास्टेसाइज होता है, क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं, उन सारी चीजों पर हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।